हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। इसके पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ओके, आप अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी भाषा और उसका विकास कैसे हुआ। तो सिर्फ यहाँ पे ये जो पेज है इस पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा के बारे में नहीं, अलग अलग जो भाषाएँ हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, कि हिंदी का इतिहास की जो पृष्ठभूमि है, रूपरेखा है, वो कैसे आया, कैसे हुआ। पहले तो ये समझिए कि भाषा क्या है और उसका सामान्य परिचय यहाँ पे देखिए। विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर, अब यहाँ पे सिर्फ हिंदी की भाषा की बात नहीं हो रही है। भाषा सामान्य परिचय, भाषा विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वान विभक्त हैं अलग अलग यानी कि कितनी भाषाएं हैं उसकी संख्या को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। वर्तमान में अभी इस टाइम पे अगर हम देखें तो 6000 से भी अधिक भाषाएं बोली जा रही हैं। संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया जाता है। सिर्फ हिंदी की बात नहीं हो रही है, वो आपको याद रखना है। संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया जाता है। पहला है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण मतलब क्या, उसका आधार क्या है, रचना तत्व, यानी कि रचना तत्व में क्या आ गया, वाक्य और पद रचना। पद रचना यानी आपको पता है जहाँ पे कारक चिन्ह पाए जाएं। यानी अगर देखें तो अलग अलग भाषाओं में परस्पर कुछ बातों में समानता और कुछ में भिन्नता होती है, अलग अलग होते हैं। समानता दो तरह से हो सकती है, एक तो पद रचना, ठीक है, और दूसरा अर्थ तत्वों की। जैसे अगर हम देखें अर्थ तत्व जैसे करना, जाना, खाना, इन सब में हम क्या देख रहे हैं, लास्ट में ना 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 ये प्रत्यय आ रहा है जो एक ही संबंध तत्व का बोध कराता है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो करना, करता, करेगा, अब ये समान नहीं है अगर देखें तो, लेकिन मतलब अगर हम इसमें देखें तो संबंध तत्व की विभिन्नता है, अलग अलग है। संबंध तत्व जो है वो अलग है, सब में ना ना या ता नहीं आ रहा है, लेकिन करना, करता, करेगा है तो एक ही बात, अर्थ तत्व में समानता है। केवल पद रचना अर्थात संबंध तत्व की समानता पर निर्भर भाषाओं का वर्गीकरण आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी केवल पद रचना यानी कि संबंध तत्व की समानता पर निर्भर भाषाओं का ही वर्गीकरण क्या कहलाता है, आकृति मूलक वर्गीकरण। ओके, तो इतना आपको समझा। आकृति मूलक वर्गीकरण में आधार क्या है उसका, रचना तत्व, वाक्य और पद रचना उसमें होता है। अन्य नाम भी इसी के यानी कि आकृति मूलक वर्गीकरण के और बहुत सारे नाम हैं, जैसे रूपात्मक वर्गीकरण जैसे रूप रंग जैसे है, रचनात्मक वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण, वाक्यात्मक वर्गीकरण, पदात्मक वर्गीकरण, पदाश्रित वर्गीकरण। ये सब मतलब पद पे आश्रित जो वर्गीकरण है, फिर पदात्मक। ओके, तो ये तो आप यही समझ सक रहे हो कि ये सब उसके ही हैं। इसे आप इजीली अगर लर्न कर सके तो ऐसे पहले आप र वाला याद कीजिए, रूपात्मक, रचनात्मक, फिर पदात्मक, पदाश्रित, रूपात्मक, रचनात्मक, पदात्मक, पदाश्रित, देन व्याकरण, क्योंकि देखो पहले र हो गया, फिर प, फिर व, तो रूपात्मक, रचनात्मक, पदात्मक, पदाश्रित, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद अगर इसके और भी बिंदु की अगर बात करें तो जो आकृति मूलक वर्गीकरण है इसे सबसे पहली बार मतलब विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहली बार प्रोफेसर श्लेगल ने किया था। एक प्रोफेसर श्लेगल है, उन्होंने ही, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, इन्होंने, प्रोफेसर श्लेगल। और इसके ना आकृति मूलक के दो प्रकार होते हैं, इस भाषा के दो भाग किए जाते हैं, अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक का मतलब क्या है यहाँ पे कि इसमें ना प्रत्येक शब्द की स्थिति अलग अलग रहती है, किसी की प्रभाव से दूसरे में परिवर्तन नहीं होता, और वो जो शब्द होते हैं उनका परस्पर संबंध पद क्रम में जान पड़ता है। किस में होते हैं, पद क्रम में होते हैं। अगर कोई शब्द अगर संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, तो यह उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। और इन भाषाओं का अगर हम उदाहरण देखें ना तो चीनी भाषा में होता है, यानी कि अगर हम देखें ये जो अयोगात्मक है तो अयोगात्मक आपका जैसे चीनी भाषा, तिब्बती भाषा में मिलता है। ओके, योगात्मक भाषा क्या है,
योगात्मक में क्या होता है कि ये ऐसी भाषा है जिसमें हर एक भाषा अपनी अलग अलग सत्ता रखता है। उसमें ना दूसरे शब्द के कारण कोई भी कार्य परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्येक शब्द की क्या है, अलग अलग संबंध तत्व, अर्थ तत्व को व्यक्त करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो आप इतना ही याद रखिए इसमें कि जो आकृति मूलक वर्गीकरण है, इतना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही समझिए। आकृति मूलक सबके डिटेल में नहीं जाना है। अगर हम देखेंगे ना तो योगात्मक भाषा जो है उसके कई सारे प्रकार भी होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो योगात्मक जो भाषा है, योगात्मक के ना 3 प्रकार होते हैं और उसमें भी कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे योगात्मक में हो जाता है आपका अशिष्ट योगात्मक, ठीक है, शिलिष्ट योगात्मक, फिर प्रशिलिष्ट योगात्मक होते हैं। ये 3 प्रकार के इसमें होते हैं। योगात्मक में 3 प्रकार के होते हैं जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो उसमें 3 प्रकार के हो जाते हैं और उसमें भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो इतना आपको याद नहीं रखना है, बस इतना ही रखिए कि योगात्मक के 3 प्रकार होते हैं। पहला अशिष्ट योगात्मक, दूसरा शिलिष्ट, तीसरा प्रशिलिष्ट। सबके आगे योगात्मक ऐड कर देना है और ये अकेला ही है। ठीक है, अयोग जो है ऐसे समझ लीजिए कि अयोग्य है। ये अयोगात्मक कैसे है, अयोग्य है, इसने आगे कुछ बढ़ाया ही नहीं। मान लो कि अपना जनरेशन नहीं बढ़ाया या उसने आगे अपना कुछ पैसा वैसा नहीं बढ़ाया और उसने आगे चीज़ें नहीं बढ़ाई। और योगात्मक कैसे, योग्य है वो, तो उसने और भी चीज़ें योग्यता के दम पे और भी चीज़ें बढ़ाई। 3 प्रकार मान लो कि वो योग्य है तो उसके 3 बच्चे हुए, उनके भी कई सारे हैं आगे चल के, ऐसे समझ सकते हैं। और ठीक है, ये हो गए 2 आकृति मूलक के 2 प्रकार हैं। आकृति मूलक के अन्य ये भी नाम हैं और इसे सबसे पहले प्रोफेसर श्लेगल ने बताया था या किया है, उसको लाया है। मतलब लाने का मतलब कि उसे परिभाषित किया है। आधार क्या है इसका, रचना तत्व, वाक्य और पद रचना। पद रचना जहाँ पे कारक के चिन्ह हो। ठीक है, अन्य नाम इसके रूपात्मक, रचनात्मक, पदात्मक, पदाश्रित, व्याकरणिक, वाक्यात्मक। इसके शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं आप, अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो। वैसे इजी है, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही याद कर लीजिए। रूप रचना, रूप रचना से समझ जाएंगे, रूप से रूपात्मक, रचना से रचनात्मक। ठीक है, रूप रचना, पदाश्रित, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, ऐसे याद कर लीजिए। अब यहाँ पे आते हैं पारिवारिक वर्गीकरण में क्या आ जाएगा, रचना तत्व प्लस अर्थ तत्व, यानी इतिहास भी। रचना तत्व तो है ही, इसमें इतिहास भी आ रहा है, अर्थ तत्व भी। ये कैसा होता है, वंशात्मक वर्गीकरण है जो आगे चल के इसके, ठीक है, इसके भी अन्य नाम, यानी इसके ही रचना तत्व के ये जो पारिवारिक वर्गीकरण है ना, पारिवारिक वर्गीकरण का क्या है, रचना तत्व तो है ही, उसमें अर्थ तत्व भी है यानी इतिहास है। और उसके अन्य नाम क्या हैं, उसके अन्य नाम क्या है पारिवारिक वर्गीकरण के और क्या नाम। जब परिवार है तो परिवार में क्या होता है, परिवार में वंश आगे बढ़ता है, वंशानुक्रमिक होता है, जेनेटिक होता है, कुल। अब परिवार का मतलब ही क्या, उसमें सब आ जाते हैं, वंश, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक, यानी हमारा वंश, वंशानुक्रमिक, कुल खानदान, ये सब आता है ना परिवार में। इसीलिए देखो यहाँ पे वंशात्मक पता चल जा रहा है कि ये पारिवारिक का ही है। ठीक है, वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक, इजी है, बस नाम याद रखना है। इसमें 3 ही हैं तो आप इजीली लर्न कर सकते हो, वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक। परिवार से रिलेटेड ये नाम भी हैं तो इसलिए इजी है। पारिवारिक वर्गीकरण में निम्न 6 बातों के आधार बनाया जाता है, पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। तो इसमें क्या है, पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। किसी भी स्थान की कितना कोई चीज़ समीप है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए विश्व भाषा परिवारों की संख्या। यहाँ बात सिर्फ हिंदी की नहीं हो रही है, विश्व भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। यहाँ पे भी भोलानाथ तिवारी और विलेम फॉन हम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। तो ये याद रखना है आपको कि जो भोलानाथ तिवारी और विलेम फॉन हम्बोल्ट हैं, उन्होंने भाषा परिवार की संख्या 13 मानी है। कितनी मानी है, 13। ऐसे समझ सकते हो कि जो त्रयोदशी का दिन होता है वो शिव जी का दिन होता है, भोले शंकर का दिन होता है त्रयोदशी, 13। ठीक है, तो ये ऐसे शॉर्ट ट्रिक में समझ सकते हो कि भोलानाथ यानी शिव जी, भोलेनाथ, उनका भोलानाथ तिवारी, उन्होंने कितनी मानी है संख्या, 13, यानी अपना ही त्रयोदशी वाला दिन। और उसके साथ में और कौन जुड़ गए यहाँ पे, विलेम फॉन हम्बोल्ट, नाम याद रखना है तो ये ज़रूरी है। अब ऐसे ये जो नाम दूसरा है ऐसे समझ सकते हो कि भोलेनाथ के गले में क्या रहता है, सांप। सांप क्या निकालता है, फन। तो फन से फॉन, फॉन याद कर सकते हैं। और फॉन के
आगे पीछे का जो नाम है वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि जो सांप रहता है, सांप क्या निकालता है, फन, और सांप कहाँ रहता है, बिल में, तो ऐसे लिख सकते हैं बिल में, ठीक है। और सांप काटेगा तो सीधा कहाँ जाएंगे, हेल, हेल यानी कहाँ पे, जहन्नुम में, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। फॉन, फॉन यानी सांप, सांप कहाँ पे रहता है, विल में, विल में रहता है, सांप काटेगा तो सीधा कहाँ जाएंगे, हेल, हेल्म। ऐसे करके आप अगर इजीली नाम याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा तो ऐसे ट्रिक लगा लगा के याद कर लीजिए। फ्रीडिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है, ठीक है। फ्रीडिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है, 100। तो ये तो सिंपल है कि फ्रीडिश म्यूलर एक है, उन्होंने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है, कितने परिवार, भाषा परिवार हैं, 100। ये किसकी बात हो रही है, ये दोनों बात की जा रही है विश्व में भाषा परिवारों की संख्या कितनी है, उसमें अब ये दो लोग अलग बता रहे हैं 13, और फ्रीडिश म्यूलर कितना बता रहे हैं, 100। यानी कोई तो होटल है जहाँ पे फ्री डिश क्या मिल रही है, 100। 100 में 100 चीज़ें, डिश यानी खाने की चीज़ें, डिश 100 यानी मेन्यूज़, तो 100 डिश मिल रही हैं कितने में, फ्री में, ठीक है। फ्री डिश मिल रही हैं कितने, 100। बोलते हैं ना डिश, कौन सा डिश बन रही है आज, कौन सा नया डिश सीख के आया, तो ऐसा ही कोई होटल है जो नया नया खुला है, उसमें क्या मिल रहा है, फ्री डिश मिल रहा है, और कितने सारे, 100। ऐसे समझ लीजिए। निर्विवादित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है, निर्विवादित रूप से। यानी कि बाद में फिर क्या हुआ कि इस पर कोई विवाद नहीं है, 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत, 4 भौगोलिक यानी जोग्राफिकल क्षेत्र, एरिया के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है। ये तो अलग अलग विद्वानों का है, लेकिन निर्विवादित रूप से 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है। अब भाषा परिवार, हम भाषा परिवार की बात कर रहे हैं, भाषा परिवार ये रहा। अब इसके बारे में समझते हैं। अब जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, अर्थ। अब अर्थ के जो पूरा ये अर्थ है, वर्ल्ड, ठीक है, उसके क्या माने गए कि 4 तरीके के उसमें क्षेत्र माने गए, भौगोलिक क्षेत्र। एक तो यूरेशिया, यूरेशिया कैसे, जैसे आजकल लोग अपने बच्चों का नाम कैसे रखते हैं, हस्बैंड वाइफ का मिला के ऐसे, तो यहाँ पे यूरेशिया क्या होगा, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया। अफ्रीका भूखंड, अफ्रीका भूखंड, अब उसमें अफ्रीका भूखंड में दोनों आ गए, साउथ नॉर्थ दोनों। प्रशांत महासागरीय भूखंड, अमेरिकी भूखंड, अमेरिकी भूखंड, ठीक है। अब ये 4 हो गए। अब भाषा परिवार में देखिए, यूरेशिया में कौन कौन से आ जाते हैं, पहले तो जो एशिया से हैं, जैसे अब हम देखते हैं भारोपी यानी भारत यूरोपीय भाषा जो है, फिर द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, बुरुशकी, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी, अत्युत्तरी का ही दूसरा नाम हाइपसबोरी, बास्क परिवार, देन सामी हामी परिवार। ओके, सो आगे देखते हैं। अभी इसका आप शॉर्ट ट्रिक कैसे कर सकते हैं, जैसे कि देखिए कुछ याद कर लीजिए और कुछ शॉर्ट ट्रिक के समझ लीजिए। जैसे अभी ये देखिए भारतीय, तो भाद्र, अभी भारत की ही भारत का क्या है मंथ, भाद्र यानी भाद्रपद है ना, भादों, तो ऐसे कर लीजिए भाद्र, और ये भाद्र काक है ना, तो देखिए उसमें क्या होता है, पितृपक्ष आता है हमारा भाद्रपद मंथ में ही आता है ना, भादों में आता है, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि भादों के महीना में क्या आता है, पितृपक्ष आता है। पितृपक्ष आता है तो खाना किसको खिलाते हैं, कौओं को। कौओं को क्या बोलते हैं, काक, काक बोलते हैं ना, काग, काग, तो वही समझ लीजिए। काकेश, उनका आवाज़ कैसे होता है, कर्कश होता है, काकेशी। तो ऐसे समझिए भाद्र में कौन आ रहा है, काक आ रहे हैं, कौवे आ रहे हैं, तो भाद्र काक, काक से काकेशी याद कीजिए, ठीक है। तो भाद्र मंथ में कौन आते हैं, कौवे आते हैं, जिसे हम मानते हैं कि पूर्वज है, उनको खाना दो। तो भाद्र काक, चीनी जापानी परिवार, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। या फिर ऐसे समझिए कि भाद्र काक यानी भादों में कौआ को क्या दो, चीनी पानी दो, ऐसे समझ लीजिए सिर्फ।
या फिर आप चीनी जापानी भी याद कर सकते हो। पर आपको ये याद रखना है कि चीनी के जापानी के साथ में कोरिया वाले का भी परिवार है, मतलब जापानी कोरिया साथ में है। यहाँ पे भी देखिए उराल अल्ताई परिवार साथ में, एक नहीं है दो हैं साथ में, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उराल अल्ताई ये आप याद कीजिए, चार ऐसे याद कर लीजिए, भाद्र काक चीनी जापानी, ये चार याद कर लीजिए। तो ये चार ऐसे याद हो गया, भाद्र काक चीनी जापानी। उसके बाद बाकी आपको याद करना पड़ेगा, जैसे बुरुशस्की, उराल अल्ताई, बास्क परिवार, अत्युत्तरी, सामी हामी परिवार, ये 5 याद कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, बाकी मैंने आपको बताया 5, 1 2 3 4 5, हमारा 5 ऐसे याद करके बताया जो मैंने, भाद्र काक चीनी जापानी, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है, भाद्र काक चीनी जापानी। तो इसे 5 तो ऐसे हो गए हमारे। भ से यहाँ पे भारत हो गया आपका भारत वाला, ठीक है। और ये द्र हो गया आपका द्रविड़। अब यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि भारोपीय में सिर्फ भारत नहीं है, भारोपीय में आपको 2 आ रहे हैं, भारत यूरोपीय, इसीलिए बोल रही हूँ कि ये आपको 2 हमेशा याद रखना है। भारोपीय में तो ऐसे आपको याद रखना है कि 2 हैं इसमें, भारोपीय में सिर्फ भारत नहीं है। उसके बाद अफ्रीका भूखंड में कौन कौन से है, सुदानी परिवार, बंतू परिवार, होतेनतोत बुशमैनी परिवार। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सुदानी परिवार है, ठीक है। सुदानी कोई पर्सन है, उसका परिवार है जो बहुत बंतू परिवार है, वो बनते हैं, वो लोग बहुत मतलब कि एटीट्यूड है, बनने वाले हैं, बहुत दिखाते हैं, बंतू हैं एकदम से। तो सुदानी परिवार कैसा है, बंतू परिवार है, ठीक है। और जो मतलब ऐसे समझ सकते हो होतेनतोत, एक उनकी भाषा है, या तुतला के बोलते हैं होतेनतोत, मतलब अलग ही भाषा में बात करते हैं। होतेनतोत बुशमैनी परिवार, ऐसे याद कर लीजिए। प्रशांत महासागरीय भूखंड में देखिए मलय पोलिनेशियाई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, पापुई परिवार और दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार। अमेरिकी भूखंड में सिर्फ अमेरिकी परिवार। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि एक मलय पोलिनेशियाई परिवार है जो कहाँ बस गया, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे इसकी वजह से आपको दूसरा याद हो जाएगा। और पापुई परिवार कहाँ जाके बस गया, दक्षिण पूर्व में, ठीक है। तो अब ये सिर्फ आपको ट्रिक्स की थ्रू समझना है, पर आपको ये पूरा नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे अलग अलग हमने भूखंड देखे, भूखंड के आधार पे हमने देखा उनके कौन कौन से परिवार है। अब हम आते हैं भारोपी परिवार, भारोपी जिसमें कि भारत और यूरोपीय दोनों मिक्स हैं, ठीक है। 2 अब भारोपी परिवार के ही और भी नाम है, इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार, आर्य परिवार, ठीक है। तो ये याद रखिए, इनके ही 3 नाम हैं। इंडो जर्मनिक जो भारत के हित के बारे में सोचते हैं, जो जर्मन है ना वो भारत के हित के बारे में सोचते हैं, जर्मनी भारत के हित के बारे में सोचते हैं। तो इंडो जर्मनिक, इंडो से हमारा इंडिया, ऐसे समझिए, इसका नाम है वैसे इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार, आर्य परिवार, ये तो आपने सुना ही होगा नाम। अब ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार की 10 भाषाएं हैं, यानी ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार की 10 भाषाएं हैं, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए 2 वर्ग है, एक सतम वर्ग है, एक केतुक वर्ग है, ओके। अब ध्वनि के आधार पर यहाँ पे जो भारोपी 10 उसकी 10 भाषाएं हैं। सतम वर्ग में आप देखिए तो क्या है, भारत ईरानी यानी कि आर्य, ठीक है, ईरानी, ये आपको समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया गया है, सतम वर्ग में आपके 2 प्रकार हैं। तो सतम वर्ग में देखिए भारत ईरानी, और इसमें आपके कितने आ गए ईरानी में, तो ईरानी दरद भारतीय, और ईरानी में भी फारसी, पहलवी, ईरानी, पश्तो, अवेस्ता, बलोची, पामीरी, तो ये सब अलग अलग है। दूसरा यहाँ पे बाल्टो, बाल्टो का आप बाल्टी ऐसे लर्न कर सकते हो, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ अभी। बाल्टो में क्या क्या आ गया, स्लाविक, महारूसी, यूक्राइनी, चेक, स्लोवाक, बहुत सारे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि ये सब विश्व की भाषाओं के बारे में बात हो रही है, अभी भारत की भाषा के बारे में बात नहीं हो रही। फिर भी इसका हम देख सकते हैं, ये पूरा इसका नाम देख सकते हैं, जैसे समझ सकते हैं कि जो ईरान है, भारत ईरानी ना, तो भारत ईरानी, तो ईरान भारत में बाल्टी लेके आए, ठीक है। हाँ, ईरान भारत में बाल्टी लेके आए और उन्होंने बेचा उसे, अमीर हो गए, और फिर एकदम इतने अमीर हो गए कि अंबानी बन के चले गए। ऐसे समझ सकते हैं कि ईरान भारत में बाल्टी लेके आए, अमीर बने और अंबानी बन के चले गए। दूसरा है केतुक वर्ग।
हेतुक वर्ग में ऐसे समझ सकते हैं आप, जर्मनिक, तो जर्मनिक में से जर्मन, अंग्रेज़ी, डच, फ्लेमी, आइसलैंडी, डेनी, नॉर्वेई, स्वीडी, ये सब आ गए भाषा। केल्टिक में आ गए आपके आयरिश, स्कॉच, गैलिक, वेल्श, ब्रिटन, ब्रेंतो, कॉर्निश। ग्रीक में आ गया आपका हेलेनिक। फोर्थ तोखरी, कोई इसे तोखरी कोई तोखारी बोलता है। हितो तो हिटाइट। सिक्स इटालिक मीन्स में, इटालिक में आपको पता है इटली से ही रोमन है तो रोमानी, इतालवी, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली, रोमन। इसे कैसे याद कर सकते हैं, जर्मन की स्पेलिंग जी से जी से होता है ना जर्मनी, तो जर्मन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जी से स्टार्ट होता है, ऐसे समझिए जब, तो जी, फिर क्या है के, तो जी के बाद के, फिर ग्रीक का भी क्या होता है, जी से स्टार्ट होता है ना, तो जी के जी, तो तोखारी का त्योहार समझ लीजिए, त्योहार इडली जो हम खाते हैं, त्योहार इडली हित में बा, ऐसे समझ सकते हैं। जी कोई पर्सन है, जी के जी त्योहार इटली हित में बा, पर इटली से सिर्फ आपको इटली नहीं याद रखना है, इटालिक, और हित में हितों, तो खारी को मैंने त्योहार बोला है वो सिर्फ लर्न करने के लिए, ठीक है, तो ऐसे समझिए जी के जी त्योहार इटली हित में बा, ऐसे याद कर सकते हैं। बट उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो आपको लर्न करना पड़ेगा, उसके भी आप शॉर्ट ट्रिक कर करके समझ सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक हो जाता है तो भी कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा किसका याद किया था, राइट। तो जो मेन है उसके शॉर्ट ट्रिक आप लर्न कीजिए, बना भी सकते हैं आप अगर आपको लर्न होता है तो मैंने आपको बताया ये वाला केतुक का कैसे बताया, जी के जी त्योहार इटली हित में बा, और इसका कैसे बताया मैंने, ईरानी भारत में बाल्टी लेके आए, अमीर हुए और अंबानी बन के चले गए या अंबानी बन गए, ठीक है, इतने अमीर हो गए। ये हमने देखा एक पेज में, नेक्स्ट पेज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा भारतीय आर्य भाषाएँ और हिंदी भाषा, तो ये स्टार्ट करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ से ये मेन होगा पेज, क्योंकि इंडिया का जो भाषा है भारतीय भाषा और हिंदी भाषा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहले का किसके बारे में था आपका, पहले का था आपका पूरे विश्व भाषा के हिसाब से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लर्न करने के लिए।